Trigonometric function and their graph को आगे कंटिन्यू करेंगे। साइन की हम बात कर रहे थे। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब साइन के अंदर लास्ट टॉपिक रह गया था वर्टिकल शिफ्ट का। साइन का जो ग्राफ है उसकी ओरिजिनल पोजीशन 0 से ये स्टार्ट होता है और ये अगर वर्टिकल एक्सिस की बात करें तो ये एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही ख़त्म हो जाता है। अब बेटा अगर हम साइन के ग्राफ को वर्टिकली शिफ्ट कर दें, ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं, तो हम कहते हैं कि ये वर्टिकल शिफ्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। ये जो बेसिकली हाइट है, ये हाइट वर्टिकल शिफ्ट कहलाती है। तो इस यहाँ पर ग्राफ की हाइट को वर्टिकल शिफ्ट कहा जाता है। अगर ये ग्राफ y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का है तो वर्टिकल शिफ्ट का मतलब है कि ग्राफ होगा y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस डी या सी कह देते हैं। मतलब जो नंबर यहाँ ऐड हो रहा है साइन के अंदर अलग से, इसको हम वर्टिकल शिफ्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाऊं अगर मैं y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाता हूँ तो ये ग्राफ अब शुरू होगा 3 से, साइन का साइन ही, लेकिन शुरू ये 3 से होगा और ख़त्म भी 3 के ऊपर ही होगा। तो एक नंबर को ऐड कराने से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ग्राफ में वर्टिकल शिफ्ट आता है। यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है,
इसका मतलब है कि 3 जो है 3 यहाँ पर वर्टिकल शिफ्ट कहलाएगा। अगर ये y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस 3 का ग्राफ है, अगर हम -3 का ग्राफ बनाते हैं तो वो नीचे चला जाएगा। तो ये जो नीचे जो ग्राफ बना है ये कहलाएगा y इज इक्वल्स टू साइन x माइनस 3। यहाँ एक फंक्शन लिखता हूँ मैं, y इज इक्वल्स टू 3 साइन x प्लस 4 प्लस 5। इस फंक्शन में जो पहला नंबर प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, इस नंबर को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। अगर साइन के साथ कोई नंबर प्रोडक्ट में आएगा तो वो नंबर एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यहाँ पर जो अलग से नंबर ऐड हो रहा है, इस नंबर को वर्टिकल शिफ्ट कहते हैं। तो वर्टिकल शिफ्ट यहाँ +5 है, एम्पलीट्यूड यहाँ पर 3 है, और तीसरी वैल्यू जो यहाँ पर एंगल में नंबर ऐड हो रहा है, ये नंबर आपको फेज शिफ्ट के बारे में बताता है। तो ये जो भी नंबर है इसकी साइन तब्दील कर देंगे, फेज शिफ्ट होगा -4। तो एक ऐसा फंक्शन है जिसमें तीनों चीज़ें मौजूद हैं, एम्पलीट्यूड भी, वर्टिकल शिफ्ट भी और फेज शिफ्ट भी। बेटा अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हम जाएंगे। cos x पे कॉस का ग्राफ 0 डिग्री पर कॉस का रिजल्ट 1 आता है, 1 से शुरू होता है कॉस का ग्राफ, 180 डिग्री पर -1 पे जाता है, फिर 360 डिग्री पर दोबारा 1 के ऊपर चला जाता है। तो कॉस एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका मैक्सिमम रिजल्ट 1 आता है, फिर मिनिमम रिजल्ट -1 पे जाता है, वापस ये 1 पर आ जाता है। तो बेटा कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। जी कौन सा? आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी पहले। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? साइन x प्लस 4 की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो ये फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 3 साइन x प्लस 4, मतलब साइन का एंगल कोई भी हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो 8 आ गया इसका मैक्सिमम रिजल्ट। इसका मिनिमम रिजल्ट -1 होता है, तो ये आ जाएगा -3 + 5 तो +2, और बीच में रिजल्ट साइन का 0 आता है तो ये 5 आ जाएगा।
इसके ग्राफ के लिए ग्राफ स्टार्ट होगा इसका 5 से, 5 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम रिजल्ट 8 तक जाएगा ये। और नीचे 2 तक जाएगा ये ग्राफ। ये तो वर्टिकली शिफ्ट हो गया। ठीक है भाई, किसका सवाल था ये, देख तो लो बेटा। अब बेटा यहां पर इसका फेस शिफ्ट है -4, तो -4 फेस शिफ्ट का मतलब है कि लेफ्ट साइड पे -1 -2 फॉर एग्जाम्पल -3 -4 है, तो ये ग्राफ लेफ्ट साइड पे जाएगा। वैसे ऐसे ग्राफ बनाने के लिए आता नहीं है पेपर में, मतलब पेपर कह रहा हूँ, वो MCQs में ग्राफ बना हुआ नहीं आता ऐसे कि भाई आपको दे दें और ये कर लो। आपने क्या करा, इसको -4 इसका फेस शिफ्ट है तो आप -4 पे ले जाएंगे इसे, तो ये ग्राफ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ बेसिकली y इज इक्वल्स टू 3 sin x + 4 + 5 का ग्राफ है। ये काम टेस्ट के अंदर नहीं होता। नॉर्मली जो MCQs आते हैं वो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, डोमेन, रेंज, एम्पलीट्यूड, वर्टिकल शिफ्ट या फेस शिफ्ट निकालने के आते हैं। इनफैक्ट NED के टेस्ट के अंदर तो ग्राफ्स आते ही नहीं हैं नॉर्मली। NUST के टेस्ट में शायद आ जाए, क्योंकि टॉपिक भी फेडरल बोर्ड का ही टॉपिक है। फेस शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट ये सिन बोर्ड में नहीं है। मर्जी है, ये बनाना है तो बना लो, वरना आगे चलता हूँ मैं। नहीं सही है, सही बनाया, मिस्टेक नहीं हुई। एम्पलीट्यूड 3 की वजह से ही तो 8 आया है, तो इसकी हाइट क्या हो गई अब एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से। अगर आप यहां पर इसकी हाइट देखो ग्राफ पे, तो ये 5 से लेकर 8 तक क्या हाइट है, कितनी हाइट है, 3 की हाइट है ना। तो एम्पलीट्यूड इसीलिए इसका 3 है। यहां से लेकर यहां तक की हाइट अगर आप देखो तो ये भी क्या है, 5 से 2 मतलब 3 है। तो एम्पलीट्यूड की वजह से ही 3 आएगा, वरना तो हाइट 1 होती है साइन के ग्राफ की। चलें बेटा आगे। अच्छा, साइन के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ें, बाकी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब बेटा मैंने आपसे कहा कि कॉस एक ऐसा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि 1 से स्टार्ट होता है, अपनी मिनिमम वैल्यू -1 पे जाता है और वापस 1 के ऊपर आ जाता है। कॉस एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होता है 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें कॉस की, तो +1 होती है कॉस की मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू की बात करें तो कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। बेटा कॉस एक ऐसा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें आप डोमेन में कुछ भी रख दें, मतलब x की जगह कोई भी रियल नंबर रख दें, आंसर आपको मिल जाता है। आप 1 लिखें, 2 लिखें, 3 रखें, 30 लिख दें, 60 लिख दें, कोई भी नंबर लिख दें। तो इसीलिए हम कहते हैं इसकी डोमेन कैपिटल R है, मतलब ऑल रियल नंबर्स है।
अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो कॉस की रेंज -1 से 1 होती है, साइन और कॉस की डोमेन और रेंज सेम होती है। बेटा कॉस एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका पीरियड 360 डिग्री होता है, या फिर 2 पाई रेडियंस, क्योंकि हर 360 के बाद ये अपने साइकिल को रिपीट करता है, यही कर्व वापस रिपीट हो जाता है 720 पे, फिर उसके बाद दोबारा यही कर्व रिपीट होता चला जाता है। या फिर अगर आप वैल्यूज़ निकालें, अब cos 30 निकालेंगे 0.86 आएगा। आप cos 30 में फिर 360 ऐड करा दें तो cos 390 भी 0.86 होता है। आप जितनी बार 360 ऐड करा दें रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। तो इसीलिए cos को भी पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है। ये मैंने पहले ही बात बताई थी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नोन एज पीरियोडिक फंक्शंस, क्योंकि ये हर एक ख़ास इंटरवल पे अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं। अगर cos की हम बात करें तो cos का एंगल अगर तब्दील होता है, y इज इक्वल्स टू cos x हो, या cos 2x हो, या cos 3x हो, cos x अपॉन 2 हो, cos 5x अपॉन 2 हो, तो एंगल तब्दील होने की वजह से डोमेन और रेंज पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। डोमेन ऑल रियल नंबर्स रहती है, रेंज -1 से 1 रहती है। हाँ, प्रोडक्ट में कोई नंबर आता है तो फिर रिज़ल्ट तब्दील हो जाता है। 2 cos x है, 3 cos x है, 4 cos x है, 1/2 cos x है। तो प्रोडक्ट में अगर कोई नंबर आता है तो रेंज सबकी चेंज हो जाती है। प्रोडक्ट में 2 लिखा है तो -2 से 2, प्रोडक्ट में 3 लिखा है तो रेंज -3 से 3, प्रोडक्ट में 4 लिखा हुआ है तो रेंज -4 से 4, और प्रोडक्ट में 1/2 लिखा है तो रेंज -1/2 से 1/2। बेटा इसका पीरियड निकालना है, पीरियड ऑफ cos 3x। बेटा cos का एक्चुअल पीरियड होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट 3 है तो इसका रिजल्ट 2 पाई बाय 3 होगा। यहाँ फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 cos x प्लस 3। हमें इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो बेटा y बराबर है 3 cos x प्लस 3 के। बेटा हमें cos की मैक्सिमम वैल्यू पता है 1 होती है, तो हमने cos x की जगह 1 लिख दिया। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, cos x की जगह 1 रखा तो y आ गया 6। हमें पता है cos की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो ये आ जाएगा 0। तो मैक्सिमम वैल्यू 6 आई है, मिनिमम वैल्यू 0 आई है, तो इसकी रेंज होगी 0 से 6। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। बेटा cos का अगर एंगल तब्दील होता है तो नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ जाते हैं ग्राफ में 0 से 360 में। अगर एंगल में 3 आ रहा है
तो ग्राफ पे 3 साइकिल्स आएंगे, जैसा कि साइन में हमने पढ़ा था। कि 0 से 360 तक 3 साइकिल्स बनेंगे, क्योंकि इसका पीरियड 2π/3 है। मतलब अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो पाई की जगह 180 रख दिया तो 120 डिग्री होगा ये। मतलब हर 120 पर ये अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा होगा। 120 पे 240 और पे 360, तो कॉस का एक साइकिल 120 पे कवर होगा, दूसरा साइकिल 240 पर जाकर ख़त्म होगा और तीसरा साइकिल 360 पर जाकर ख़त्म होगा। तो अगर 0 से 360 डिग्री एंगल की बात हो रही है तो नंबर ऑफ साइकिल्स कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x 3 है। ये टॉपिक सिन बोर्ड में ही है, एक्सरसाइज 12.2 में है, फर्स्ट ईयर में, कि नंबर ऑफ साइकिल्स कैसे पता चलते हैं। बेटा अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आ रहे हैं, tan x पे। बेटा tan x का एक मसला है। tan x बेसिकली बराबर होता है sin x अपॉन cos x के, क्योंकि tan x फ्रैक्शन में होती है इसकी वैल्यू, तो इस वजह से इसके रिजल्ट्स कुछ जगहों पर अनडिफाइन आते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल tan 90 निकालें तो sin 90 अपॉन cos 90 तो 1/0 आएगा, जो कि अनडिफाइंड वैल्यू है। इसी तरह अगर आप tan 270 निकालें तो sin 270 अपॉन cos 270, इस पर रिजल्ट अनडिफाइन आता है। इसी तरह अगर आप 450 रख दें उस पर भी रिजल्ट 1/0 मतलब अनडिफाइन आएगा। बेटा डोमेन हम फंक्शन के इनपुट को कहते हैं कि फंक्शन में हम क्या रख सकते हैं। डोमेन ऐसे इनपुट को कहा जाता है जिसको रखने पर दो तरीके के आंसर्स कभी भी नहीं आएंगे। एक अनडिफाइंड रिजल्ट नहीं आ, एक इमेजिनरी रिजल्ट नहीं आना चाहिए। तो बेटा डोमेन हमेशा ऐसी वैल्यू है जिस पर रिजल्ट अनडिफाइंड नहीं आएगा, मतलब डिफाइंड रिजल्ट आएगा, और हमेशा रियल रिजल्ट आएगा। तो ये दो रिजल्ट्स कभी भी डोमेन में नहीं आ सकते। तो मुझे 10 की डोमेन बतानी है यहाँ पे। बेटा हमें ये बात पता चली कि 10 कि अगर आप एंगल्स निकालें तो 90 डिग्री, 270 डिग्री, 450 डिग्री, इसी तरह और भी बहुत सारे एंगल्स हैं। इनफाइनाइट ऐसे एंगल्स हैं जिन पे 10 का रिजल्ट अनडिफाइन आता है। -90, -270, -450, इनके ऊपर भी रिजल्ट अनडिफाइन आता है। अगर इन वैल्यूज़ को हम रेडियन में देखें तो -5π/2, -3π/2, -π/2, π/2,
3π/2, 5π/2, आगे जाएंगे 7π/2 भी आएगा, 9π/2 भी आएगा, ये सारी वैल्यूज आती रहेंगी। तो बेटा ये जो एंगल्स हैं जो कि 90 के मल्टीपल्स हैं, कुछ खास 90, 270, 450, इन सब पे 10 का रिजल्ट अनडिफाइन आता है। तो 10 में हम ये एंगल्स नहीं रख सकते, इनके अलावा तमाम एंगल्स रख सकते हैं 10 के अंदर। अब बेटा ये तो बहुत सारे एंगल्स हैं, इन तमाम एंगल्स को हम एक वैल्यू में बंद करेंगे। एक वैल्यू में कैसे बंद करेंगे? 2n+1 π/2, where n belongs to integers। ये एक ऐसी वैल्यू है या एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि इन तमाम एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2n+1 π/2 लिखा है, आप यहां x की जगह n की जगह -1 रख दें तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी -π/2 को। अगर आप n की जगह 0 रख दें तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी π/2 को। अगर आप n की जगह 1 रख दें तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी 3π/2 को। तो बेटा ये एक ऐसी वैल्यू हमने बना ली है जिसमें n की जगह जो इंटीजर रखेंगे हमें उस हिसाब से वैल्यू मिल जाएगी। तो 2n+π/2 ऐसी वैल्यू है जो कि इन तमाम एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। डोमेन पर आते हैं वापस। 10 की डोमेन क्या होती है? दो तरीके से लिखते हैं इसकी डोमेन को। एक तरीका है डोमेन मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 π/2, x इस वैल्यू के बराबर नहीं होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। दूसरा तरीका इसकी डोमेन को लिखने का, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x such that x is equals to 2n+1 π/2 for all n belongs to integers। मतलब तमाम रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस नंबर्स। तो दो तरीकों से इसकी डोमेन को लिखा जाता है। बेटा 10 एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं बता सकते, ना मिनिमम वैल्यू। ये 0 से शुरू होता है, इसका ग्राफ ये ऊपर जाता रहता है। इसी तरह यहाँ इससे स्टार्ट होगा, ये नीचे जाता रहेगा, ये ऊपर जाता रहेगा। तो इसीलिए 10 की रेंज आप एक्यूरेट नहीं बता सकते कि क्या से क्या होगी। तो आप 10 की रेंज के लिए कहते हैं कैपिटल R मतलब ऑल रियल नंबर्स। दूसरी बात, 10 एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका पीरियड 180 डिग्री होता है। वन 180 डिग्री इसलिए है इसका पीरियड, या पाई रेडियंस। अगर आप ग्राफ पे इसको देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक इसका कंप्लीट साइकिल है जो कि 90 से 270 के दरमियान में बना हुआ है। मतलब टोटल अगर एंगल को देखें तो 270 - 90 मतलब 180 डिग्री।
तो इसका पूरा एक साइकिल 180 डिग्री के अंदर बनता है। डोमेन को सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स तक महदूद रखा हुआ है, बोलते हैं 90, 270, 450, इनको हम रखेंगे तो अनडिफाइंड रिजल्ट आएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर की किताब की बात करें तो उसको वहाँ पर डोमेन को लिखा जाता है n π/2। n इज ऑड, शायद आपको याद हो 12.1 में आपने पढ़ा था कि सिर्फ वहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन एप्टीट्यूड में ऐसा नहीं है। एप्टीट्यूड के अंदर तमाम वैल्यूज़ की बात हो रही होती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, के नेगेटिव एंगल्स पे भी अनडिफाइन आ सकता है। तो अगर खाली सिन बोर्ड की नॉलेज की बात करें तो वही है, लेकिन फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड को मिला लें तो 2n+1 π/2 होगा। टेन के केस में डोमेन तब्दील हो जाती है एंगल तब्दील होने की वजह से, क्योंकि इसमें अनडिफाइंड रिजल्ट आ रहा होता है। यहाँ 3x लिखा हुआ है, बेटा 10 की आपको डोमेन याद करनी पड़ेगी। डोमेन ऑफ 10x होती है x is not equals to 2n+1 π/2। बेटा यहाँ अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट आ जाए तो आपने सिंपल ये करना है कि आपके पास जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड कराना है कोफिशिएंट ऑफ x से। तो अगर हम डोमेन ऑफ 10x की बात करें तो 10x के लिए जो डोमेन है वो होगी x इज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 π/2, यहाँ नीचे डिवाइड में 3 आ जाएगा, तो इसकी डोमेन हो जाएगी x इज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 π/6। अगर 10 का एंगल क्या हो गया सर, 10 का एंगल अगर हम कोई और लिखते हैं 2x या 4x, तो एंगल तब्दील होने से डोमेन पे इफेक्ट आएगा। x इज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 π/2 होती है। जो भी कोफिशिएंट है उसको हम नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे नीचे वाली वैल्यू से, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसकी डोमेन x इज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 π/4 हो जाएगी। इसकी डोमेन की बात करें तो x इज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 π/2 होती है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x 4 है तो नीचे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 π/8। है
सेक का जो ग्राफ है ये 0 डिग्री पे 1 रिजल्ट देता है, 90 डिग्री पर अनडिफाइंड रिजल्ट देता है और 270 पर 180 डिग्री पर इसका रिजल्ट -1 आता है और फिर 360 डिग्री पर इसका रिजल्ट 1 आता है। बेटा ये जो लाइन हमने बनाई है ग्रीन से, ये बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जो कि इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करती है। इस लाइन का भी एक खास नाम है, क्योंकि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो कर्व इस लाइन के पास से गुजर जाता है, इस लाइन को टच नहीं करता, बहुत करीब से गुजर जाता है। अगर कोई लाइन से कर्व बहुत करीब से गुजर जाए तो ऐसी लाइन को एसिम्प्टोट कहते हैं। एसिम्प्टोट एक ऐसी लाइन है जिसके बहुत करीब से कर्व गुजरता है, मतलब दोनों के दरमियान का डिस्टेंस 0 के बहुत करीब होता है, हो सकता है 0.001 हो, तो ऐसी लाइन को एसिम्प्टोट कहा जाता है। बेटा tan और sec में एक बात कॉमन है, tan x में भी डिवाइड में cos आता है और sec x में भी डिवाइड में cos आता है। दोनों के डिवाइड में cos आने की वजह से दोनों सेम एंगल्स पर अनडिफाइंड रिजल्ट देते हैं। sec 90 भी अनडिफाइन होता है, tan 90 भी अनडिफाइन होता है। इस वजह से जो डोमेन tan की आप याद करेंगे वही sec की डोमेन होती है। x is not equals to 2n plus 1 pi by 2 for all n belongs to integers। रेंज का फर्क होता है इसमें। रेंज यहां पर अगर आप ग्राफ को देखें तो ये कर्व 1 से शुरू होता है और ऊपर की तरफ जा रहा है, 1 से शुरू हो रहा है और इंक्रीज होता जा रहा है। तो 1 से ये इंक्रीज हो रहा होता है। यहां नीचे वाले कर्व को अगर हम देखें तो ये डिक्रीज हो रहा होता है, -1 से, -1 से नीचे की तरफ जा रहा है कर्व। तो इसीलिए इसकी जो रेंज है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y इज लेस देन इक्वल टू -1 होती है, क्योंकि जो ग्राफ का ऊपर वाला हिस्सा है वो 1 से शुरू होकर ऊपर इंक्रीज हो रहा होता है, मतलब वहां y इज ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ग्राफ का जो नीचे वाला हिस्सा है वो -1 से शुरू हो रहा है और ग्राफ डिक्रीज होता जा रहा है, तो नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं y इज लेस देन इक्वल टू -1। तो इसलिए इसकी डोमेन, इसकी रेंज होती है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y इज लेस देन इक्वल टू -1। sec क्योंकि cos का रेसिप्रोकल होता है तो इसीलिए इसका पीरियड भी वही होता है जो cos का होता है, 360 डिग्री और 2 पाई रेडियंस। इसी के साथ साथ अगर हम cosec की बात करें
ये कॉसेक का ग्राफ है। कॉसेक का ग्राफ 180 डिग्री, 360 डिग्री पर अनडिफाइंड रिजल्ट देता है और 0 पर। कॉसेक के ग्राफ में 90 डिग्री पर रिजल्ट 1 आता है और 270 डिग्री पर -1 आता है। अब इसकी डोमेन की बात करनी है हमें देखना है कि कॉसेक का रिजल्ट किन किन एंगल्स पे अनडिफाइन होता है। कॉसेक x 1/sin x के बराबर है। अगर आप यहाँ पर कॉसेक 0 निकालें तो ये रिजल्ट 1/sin 0 अनडिफाइन आएगा। आप कॉसेक 180 निकालें, रिजल्ट अनडिफाइन आएगा। आप कॉसेक 360 निकालें, रिजल्ट अनडिफाइन आएगा। आप कॉसेक 540 निकालें, रिजल्ट अनडिफाइन आएगा। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जिसपे कॉसेक का रिजल्ट अनडिफाइन आता है। कॉसेक का रिजल्ट -540, -360, -180, 0, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री और भी बहुत सारे एंगल्स हैं जिन पे रिजल्ट इसका अनडिफाइन आता है। रेडियन में अगर हम इन एंगल्स की बात करें तो -3 पाई, -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई। रेडियन में ये एंगल्स इस तरह से लेके जाते हैं। बेटा इन तमाम एंगल्स को एक वैल्यू में बंद करना है। तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर आप देखें तो n के साथ पाई के साथ 1 आ रहा है, पाई के साथ 2 आ रहा है, पाई के साथ 3 आ रहा है, पाई के साथ -1 है, पाई के साथ -2 है, पाई के साथ -3 है। तो हम इन तमाम वैल्यूज को एक वैल्यू में बंद कर लेते हैं। हम इसको कहते हैं कि ये n पाई है। तो डोमेन ऑफ cos x बराबर है x इज नॉट इक्वल्स टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। या दूसरा तरीका इसको लिखने का होता है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। बेटा कॉसेक और सेक की रेंज सेम होती है, क्योंकि अगर आप देखें तो दोनों में तकरीबन कर्व सेम बन रहे होते हैं। यहाँ नीचे जो कर्व बन रहा है, यहाँ नीचे भी वही कर्व बन रहा है, लेकिन लोकेशन चेंज है। अगर आप यहाँ देखें तो 1 से कर्व शुरू होता है, इंक्रीज़ हो रहा है ऊपर की तरफ, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। -1 से शुरू हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है नीचे की तरफ। तो दोनों की रेंज भी सेम होती है कॉसेक और सेक की। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y इज लेस देन इक्वल टू -1। क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है तो इसका पीरियड वही होगा जो साइन का होता है। कॉट का जो ग्राफ है ये तकरीबन tan जैसा ही होता है। tan का ग्राफ ऐसे बनता है, कॉट का ग्राफ इसका उल्टा बनता है। ये 90 डिग्री पर यहाँ से क्रॉस कर रहा है, 180 डिग्री, 270 और 360। बेटा कॉट और
कॉसेक में एक बात कॉमन है, कॉट कॉस अपॉन साइन होता है, कॉसेक 1 अपॉन साइन होता है। क्योंकि दोनों के नीचे साइन आता है डिवाइड में, तो दोनों की डोमेन सेम होती है। तो इसकी डोमेन भी x इज नॉट इक्वल्स टू n पाई होगी। क्योंकि कॉट और टेन का ग्राफ तकरीबन सेम होता है, लेकिन उसका मिरर इमेज बन रही होती है, रेसिप्रोकल बन रहा होता है, दोनों की रेंज सेम होती है कॉट और टेन की। क्योंकि आप इसका मैक्सिमम रिजल्ट नहीं बता सकते और मिनिमम रिजल्ट नहीं बता सकते कि क्या आ रहा है, क्योंकि कॉट 10 का रेसिप्रोकल है, तो इसका पीरियड भी वही होता है जो 10 का पीरियड होता है, 180 डिग्री और पाई रेडियंस। ये डोमेन और रेंज सबकी याद करनी है। साइन एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर्स, रेंज -1 से 1। कॉस एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर्स, रेंज -1 से 1। tan x की डोमेन x नॉट इक्वल्स टू 2n + 1 π/2। tan की रेंज ऑल रियल नंबर्स। sec की डोमेन x इज नॉट इक्वल्स टू 2n + 1 π/2 सेम होती है इसकी, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसकी रेंज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y इज लेस देन इक्वल टू -1। इसी तरह कॉसेक की डोमेन होती है x इज नॉट इक्वल और रेंज होती है -1 से बड़ा है y और -1 से छोटा है। और कॉट की डोमेन भी यही होती है, रेंज ऑल रियल नंबर्स।